आज है 4 अगस्त और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 4 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ भारत का 45वां स्थल जो कि बन गया है सारनाथ। और यूनेस्को के 48वें सत्र जो कि बुसान साउथ कोरिया में हुआ था, यहाँ इसका ऐलान किया गया। फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी है। KH-101 क्रूज मिसाइल रशिया ने डेवलप करी है। भारत मालदीव के बीच फवारा यूपीआई जो कि एक रियल टाइम डिजिटल पेमेंट है, इससे रिलेटेड फैसिलिटी शुरू हुई है। पाकिस्तान के ब्रॉड पीक पर हिमस्खलन के कारण जान गंवाने वाले जो प्रसिद्ध पर्वतारोही है निम्स दई जो कि नेपाल से बिलोंग करते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित शिपकिला पास के माध्यम से भारत चाइना के बीच ट्रेड फिर से शुरू हुआ 6 साल के गैप के बाद। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का 135वां एडिशन शुरू हो चुका है शिलोंग में। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत 39 मेडल्स के साथ चौथे स्थान पर रहा है। पानी के भीतर संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना में डीएसवी निपुण को शामिल किया गया और DIR 5th संगोष्ठी का आयोजन IIT मद्रास में किया गया। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख जो है ये बने हैं तेजपाल सिंह। इसके अलावा 1 अगस्त को जो रक्षा लेखा महानियंत्रक है इसका पदभार अलका नागी अरोड़ा ने संभाला। तो सभी क्वेश्चन हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है प्रशांत महासागरीय द्वीप राष्ट्र जिसका नाम नौरू है, इसने ऑफिशियली तौर पर अपना नया अंतरराष्ट्रीय औपचारिक नाम घोषित किया है। पूछा जा रहा है क्या, तो इसका जो नाम है रिपब्लिक ऑफ नौरू इसने घोषित कर दिया है। राष्ट्रपति डेविड अडियांग ने पुष्टि करी है कि पैसिफिक ओशन में स्थित ये जो नौरू कंट्री है इसने ऑफिशियली तौर पर अपना पारंपरिक नाम को अपनाते हुए देश का औपचारिक नाम रिपब्लिक ऑफ नौरू कर दिया है। जिस कंट्री का हम डिस्कशन कर रहे हैं पैसिफिक ओशन में, कुछ यहाँ पर इसकी लोकेशन देख सकते हैं। छोटा सा आइलैंड कंट्री, ओशिनिया का पार्ट है। करेंसी यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। यहीं पर आसपास यदि आप लोकेशन देखेंगे ना तो छोटा सा आइलैंड कंट्री तुवालू भी आप देख पा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण आने वाले समय में ये जो देश पानी में समा सकता है, इसलिए तुवालू और ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के बीच में अभी एक डील हुई है। कैसी डील? धीरे धीरे ये अपनी आबादी को ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट करने जा रहे हैं। दुनिया में सबसे अधिक लैंग्वेजेस बोली जाती है पापुआ न्यू गिनी में 800+। और यदि आप देखिए पापुआ न्यू गिनी, फिजी, इन दोनों ही देशों ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित कर रखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। ऑस्ट्रेलिया के साथ यदि हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी गए भी हुए थे ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। 3 कंट्री का साथ का दौरा था इनका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इससे जितने फैक्ट्स बने थे ये हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। सवाल दूसरा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑफशोर तेल और गैस अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए कुल वित्तीय परिव्यय के साथ समुद्र मंथन योजना को मंजूरी दी है। तो पूछा जा रहा है कि कितनी राशि का ये जो योजना है ये है 84,084 करोड़ रुपए। याद रखना आप लोगों के लिए आसान रहेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत का जो EEZ जो आपका आप कह सकते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पर तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन को गति देने के लिए और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 84,084 करोड़ की समुद्र मंथन योजना को है जो ही मंजूरी दे दी है। अब आप यदि कंफ्यूज हो कि ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये कहते किसे हैं, जैसे कि ये इंडिया का मैप, मैंने साउथ इंडिया का मैप बनाया है, प्रायद्वीपीय भारत है आपका ये, तो ये समुद्र का वह हिस्सा होता है। मैं किसकी बात कर रही हूँ? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की। तो ये समुद्र का वह हिस्सा होता है जो किसी देश के तट से लगभग 200 समुद्री मील या किलोमीटर में यदि हम देखें तो 370 किलोमीटर दूर तक फैला होता है, जिस पर उस देश को समुद्री संसाधनों का उपयोग करने का विशेष अधिकार है जो कि ये मिल जाता है। सवाल तीसरा है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? वर्षा अशोक अगलावे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 54 और पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के साथ काम करने के बाद वह 1992 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में शामिल हुई है और इसके पहले उन्होंने कोलकाता में पूर्वी क्षेत्र के लिए
अतिरिक्त महानिदेशक और विभागाध्यक्ष के रूप में भी काम किया। बात की जाए यहाँ से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो फॉर्मेशन ईयर इसका 1851 है और हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछा जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। पहली महिला के करंट अफेयर की बात की जा रही है तो 11वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है लाभपाल शेरपा ने। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर ऋतिका श्री बनी है। लीसा गिल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली महिला दिव्या सिंह है। बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर अश्विनी भिड़े हैं। श्रीनगर केंद्रीय जेल की प्रमुख सभा शॉल है। साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ है। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति मनाली मकरंद है। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल पहली भारतीय प्राजक्ता कोहली है। इंडियन नेवी की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पुनिया है। भारत की पहली महिला ई वोटर विभा देवी और केंद्रीय विधि सचिव जो है अंजू राठी राणा बनी। हालिया अपॉइंटमेंट पर यदि हम नजर डालें, नीति आयोग के सीईओ अनुराग जैन है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार। सीआईआई के अध्यक्ष आर मुकुंदन। सीबीडीटी के रवि अग्रवाल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष उपेंद्र पी राजीव। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष सैबल चट्टोपाध्याय। डीआरडीओ के राजेश कुमार सिंह। सीबीआई के प्रवीण सूद। सीडीएस एनएस राजा सुब्रमणि। नौसेना प्रमुख है कृष्णा स्वामीनाथन। सीबीएफसी के अध्यक्ष शशिशेखर वेम्पति। एचएएल के सीएमडी रवि के। डीएमआईएल के सीईओ संजय जमुआर। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार है। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन। डीजीसीए के चीफ वीर विक्रम यादव और सेबी के पूर्णकालिक सदस्य वेंकट रमना मूर्ति। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री डायरेक्टर अर्चना व्यास। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता बरुआ। मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल है। भारतीय अंगदान दिवस ये हर साल कब मनाया जाता है? तो ये अगस्त महीने की 3 तारीख को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन 1994 में देश के पहले सफल मृतक दाता इसके हार्ट ट्रांसप्लांट की स्मृति में ये मनाया जाता है। अगले सवाल की तरफ चलें। सरकार द्वारा मंजूर किया गया समुद्र मंथन ऑफशोर एनर्जी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी समुद्र मंथन स्कीम के बारे में हमने देखा ही है, आप बेहतर रिलेट कर पाएंगे। इसका पर्पस क्या है? क्या इनलैंड वाटरवेज है, या रिन्यूएबल एनर्जी के निर्यात को बढ़ावा देना है, या फिर ऑफशोर तेल और गैस की खोज, साथ ही भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना, या तटीय पर्यटन का विकास करना? तो आंसर आप टिक कर पाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखें हमने अभी सिर्फ अमाउंट देखा है 80,000, 84,000 और 84 करोड़ रुपीस, 84,084 करोड़ रुपए की ये समुद्र मंथन स्कीम है। इस पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गहरे और अति गहरे पानी में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज को इसके माध्यम से बढ़ावा मिलेगा। इस पहल के जरिए घरेलू तेल गैस उत्पादन को बढ़ाकर कच्चे तेल के भारी भरकम आयात पर निर्भरता को कम करना और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य है। अगला सवाल है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विपो की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार अनुसंधान और विकास यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश जो कि है चाइना। चाइना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा पैसे खर्च किया है, ये रिपोर्ट है। और यदि हम अमाउंट की बात करें तो लगभग 785.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर इसने खर्च किए हैं। अमेरिका इसमें दूसरे स्थान पर है 781.8 बिलियन डॉलर के खर्च के साथ में। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में विपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट हाईलाइट 2026 जैसे सहयोगी रिपोर्ट के अनुसार R&D और अमूर्त निवेश के मामले में चाइना अमेरिका से आगे निकल गया है। चाइना के करंट अफेयर यदि हम देखें तो IMF के आंकड़ों के अनुसार चाइना 2026 में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश है। डैम्प यानी कि डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर जिसे वुकोंग के नाम से जाना जाता है, चाइना द्वारा विकसित एक प्रमुख वैज्ञानिक उपग्रह है। ईरान चाइना CM302 डील
अभी रिसेंटली हुई है। तो CM-302 जो कि सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। चाइना ने जनवरी 2026 में जियांगसू प्रांत में दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट शुरू किया। चाइना ने नए स्टेल्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया और चाइना ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध को मंजूरी दी है। $137 बिलियन इसका अमाउंट है। इंपोर्टेंट इंडेक्स पर नजर डालें तो ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में 125 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में 94 है। शांति सूचकांक में 127, प्रेस फ्रीडम में 157। दुनिया में सबसे स्वच्छ और सुरक्षित पीने के पानी वाले देशों में स्विट्जरलैंड टॉप पर। इंटरनेट शटडाउन में भारत दूसरा है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में आइसलैंड टॉप पर। टेररिज्म इंडेक्स में भारत 13वें स्थान पर है। हैप्पीनेस में 116 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4th है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में 6 है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में 16 है। एशिया पावर इंडेक्स में 3rd है। डिजिटल नॉमेड रिपोर्ट में 38 है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भी 38 है। सवाल 7वां है, भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया प्रोजेक्ट 15B के चौथे और अंतिम स्वदेशी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर यानी कि जहाज का नाम क्या है? यदि आप रेगुलर करंट अफेयर की क्लास देखते हैं तो आपको याद होगा प्रोजेक्ट 15B के तहत जिन 4 जहाजों का निर्माण हुआ है उसे याद रखने की ट्रिक मैंने बताई थी कि इनके नामों में किसी शहर का नाम इंक्लूडेड है। देख पा रहे हैं चारों ही ऑप्शन में शहर है। तो यहाँ प्रोजेक्ट 15B के तहत बने 4 जहाज में INS विशाखापट्टनम है, INS मुर्मुगांव है, ये सभी शहरों के नाम है। INS इम्फाल और INS सूरत। जो चौथा शामिल हुआ है INS सूरत इसका नाम हो जाएगा। इसे मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा निर्मित किया गया है। चलिए एक ट्रिक वाली स्लाइड मैंने ऐड कर दी है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। प्रोजेक्ट 15B के तहत जो 4 जहाज बने इसे याद रखने की ट्रिक है सिटी के नाम से। प्रोजेक्ट 17A, A फॉर अल्फा, इसके तहत जिन 7 युद्धपोतों का निर्माण हुआ है इसे याद रखने की ट्रिक है गिरी की। हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, नीलगिरी, दूनागिरी, विंध्यगिरी, महेंद्रगिरी। न्यूक्लियर सबमरीन जो भारत की 4 है इसे याद रखने की ट्रिक है अरी, अरिहंत, अरिघात, अरिदमन, अरिसुदन। प्रोजेक्ट 17-5 के तहत जो 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण हुआ है इसे याद रखने की ट्रिक है ट्रिपल के, ट्रिपल वी। कलवरी, करंज, कंडेरी, वेलावागीर, वगशीर। और जो सर्वे पोत है भारत के 4 इसे याद रखने की ट्रिक है लास्ट में AK आता है, जैसे संध्यायक, निर्देशक, इक्षक और संशोधक। अगला क्वेश्चन है, आगामी जो समर ओलंपिक माफ कीजिएगा ग्रीष्मकालीन एशियाई गेम्स है 2026 के ग्रीष्मकालीन एशियाई खेलों का जो आयोजन है ये जापान में किया जाएगा, नगोया में। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक इसका आयोजन जापान के आइची प्रांत और उसकी राजधानी नगोया शहर में किया जाएगा। कुछ आगामी खेल प्रतियोगिताओं पर नजर डालें तो नेक्स्ट ईयर साउथ एशियन गेम्स पाकिस्तान होस्ट करेगा। इस साल राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप दिल्ली ने होस्ट करी। दिल्ली में ही बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट फीफा मेंस वर्ल्ड कप स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को होस्ट करेंगे 2030 में। महिलाओं को होस्ट करेगा ब्राजील। 2027 में समर ओलंपिक जो 2028 के होंगे लॉस एंजल्स अमेरिका में। और ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप इस साल की मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स ने की, जिसमें कि विजेता ऑस्ट्रेलिया बना है। वर्ल्ड वाइड वेब डे ये मनाया कब जाता है? तो अगस्त महीने की 1 तारीख को ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार और उसके प्रभाव का जश्न मनाने के लिए दिन मनाया जाता है। MPPSC में पूछा गया है कि WWW की खोज की किसने थी? सर टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में स्विट्जरलैंड में सर्न में काम करते हुए वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। ये WWW जो है ये इंटरनेट से अलग है। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, जबकि वेब आपस में जुड़े वेब पेजों का एक सिस्टम है जिसे इंटरनेट के जरिए एक्सेस किया जाता है। और इसका मुख्य मकसद है ऐसे ओपन, सुलभ और इनोवेटिव वेब को बढ़ावा देना जिससे दुनिया भर के लोगों को फायदा हो। FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड करने जा रहे हैं। इस साल ये होना है और ये 14 अगस्त से शुरू होगा, 30 अगस्त तक चलेगा। पहली बार पुरुषों और महिलाओं की हॉकी वर्ल्ड कप एक साथ होंगे 2 देशों में, बेल्जियम और नीदरलैंड में, जिसमें कि पुरुषों का जो फाइनल है बेल्जियम में, महिलाओं का फाइनल नीदरलैंड में होगा। FIH अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हॉकी को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। 1924 इसका फॉर्मेशन ईयर, लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और तैयब इकराम इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। सवाल 11वां है,
पिथौरा पेंटिंग जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला, गुजरात के किस आदिवासी समुदाय से जुड़ी हुई है? इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। तो पिथौरा पेंटिंग जो गुजरात की एक पारंपरिक आदिवासी दीवार कला है, जिसे पहचान और सुरक्षा के लिए जीआई टैग दे दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किस आदिवासी समुदाय से जुड़ी हुई है? तो ये रठवा आदिवासी कम्युनिटी से जुड़ी हुई है। ये धार्मिक रीति रिवाज और समुदाय के मुख्य देवता बाबा पिथौरा के प्रति आस्था की गहराई से जुड़ी हुई है। पिथौरा पेंटिंग मुख्य रूप से गुजरात के छोटा उदयपुर जिले से जुड़ी है और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी कुछ आदिवासी समुदाय के द्वारा इसका अभ्यास किया जाता है। वैसे यदि हम देखें ना तो पिथौरा पेंटिंग के अलावा अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किन्नौरी सेब को, सीबक थॉर्न शर्मा भी जिसे आप कह सकते हैं, सलोनी सफेद मक्का को, चंबा धातु कला को, सिरमोरी लोहिया को, किन्नौरी टोपी को, सेपू वाड़ी को, किन्नौरी सेब, किन्नौरी आभूषण, इन्हें जीआई टैग मिला। पश्चिम बंगाल का जल भरा संदेश, जनाई का मनोहरा, पश्चिम बंगाल की नौका निर्माण विरासत, इन्हें जीआई टैग मिला। सिरसा किन्नू ये हरियाणा का पहला फल है जिसे जीआई टैग मिला। किस कंपनी ने कर्मचारियों की टैक्स बचत के लिए भारत का पहला यूपीआई आधारित फ्लेक्सी बेनिफिट्स वॉलेट लॉन्च किया? ओमनी कार्ड के द्वारा ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो ओमनी कार्ड ने भारत का पहला यूपीआई आधारित फ्लेक्सी बेनिफिट्स वॉलेट लॉन्च किया ताकि कर्मचारी टैक्स बचत वाले फायदों को डिजिटल रूप से मैनेज कर सकें। फ्लेक्सी बेनिफिट्स बास्केट कर्मचारियों को खाने पीने, ईंधन, टेलीकॉम, किताबें और मैगजीन, साथ ही गैजेट्स जैसी अलग अलग कैटेगरी में फायदे बांटने की सुविधा देता है। इस पहल का मकसद है कर्मचारियों के लिए फायदों को आसान बनाना, टैक्स बचाने में हेल्प करना और एम्प्लॉयर्स को बेहतर कंप्लायंस और खर्च की जानकारी देना। सवाल 13वां है, भारत और दूसरी ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की बैठक जो है ये कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह आयोजन इसका हैदराबाद में होना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 4 और 5 अगस्त यानी कि कल ये आयोजित किया जाएगा और आज तेलंगाना के हैदराबाद में। 2026 की पहली ब्रिक्स एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक ये 2 और 3 जून को वर्चुअली आयोजित की गई थी। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की जो थीम रही है, मजबूती, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी के निर्माण के लिए इसके तहत आयोजित की जा रही है। इवेंट एंड समिट पर नजर डालें तो दूसरा भारत ग्रीन हाइड्रोजन समिट दिल्ली ने होस्ट किया। एआई समिट नेक्स्ट ईयर जिनेवा होस्ट करेगा। G7 इस साल फ्रांस ने होस्ट किया। इस साल सीएमएस के पक्षकारों का COP15 होस्ट किया ब्राजील कैंप ग्रैंडे ने। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस स्पेन होस्ट करेगा। वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस गोवा। 62 नंबर का म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन जर्मनी। अफ्रीकी यूनियन शिखर सम्मेलन इथियोपिया अदिस अबाबा में। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस यूएई में। इस साल भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप होस्ट करेगा। G20 अमेरिका होस्ट करने जा रहा है। मैंने कल आपसे पूछा था शायोग नदी पर हाल ही में उद्घाटन किया गया उदमारू पुल किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जिसका आंसर लद्दाख था। आज का सवाल है, अच्छा यहाँ पर आंसर टिक हो गया, माफ कीजिएगा गलती से। किस टीम ने कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष और महिलाओं दोनों खिताब जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं, ये तो आंसर टिक है। क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देती हूँ, किसे हरा करके जीते हैं ये बताइएगा। और ये कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप आयोजित कहाँ की गई थी? जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।